नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मार्च 2026। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं और न्यूज़ को डिटेल से समझना है और हर न्यूज़ के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताना जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की इस चर्चा का हमारा यही मिशन है। आज हम अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर भारत की साइबर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तक के स्रोतों का एक बहुत ही शानदार मिश्रण लेकर आए हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाँ, बताइए। दिलचस्प बात यह है कि करंट अफेयर्स सिर्फ कुछ घटनाओं की एक सूची नहीं है। मतलब हमें ये समझना है कि ये सारी घटनाएं बड़े स्तर पर एक दूसरे से कैसी जुड़ी हुई हैं। जब हम क्यों और कैसे पर ध्यान देते हैं तभी असली तस्वीर साफ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत सबसे बड़ी और शाब्दिक रूप से कहें तो दुनिया से बाहर की खबर से करते हैं। 10 मार्च 2026 की एक रिपोर्ट आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। नासा का जो डार्ट मिशन है, DART मिशन। हाँ, वो प्लैनेटरी डिफेंस वाला। बिल्कुल, उस मिशन ने अंतरिक्ष में पूरी तरह से एक क्षुद्र ग्रह मतलब एक एस्टेरॉयड की कक्षा ही बदल दी है। यहाँ हम डिडीमोस डिमॉर्फोस बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस मिशन ने जो छोटा एस्टेरॉयड है डिमॉर्फोस, उसकी गति और कक्षा को पूरे 30 मिनट कम कर दिया है। मानव इतिहास में यह पहली बार हुआ है। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है, लेकिन इसमें जो विज्ञान लगा है ना, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वही तो, मतलब मैं एक एनालॉजी सोच रहा था। क्या ये ऐसा है जैसे हाईवे पर कोई भारी बस चल रही हो और हम एक छोटा सा पत्थर मारकर उसकी लेन बदल दें? आपकी एनालॉजी विजुअलाइज करने के लिए अच्छी है, लेकिन भौतिकी के हिसाब से इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर आप बस पर पत्थर मारेंगे तो बस शायद हिलेगी भी नहीं। स्पेसक्राफ्ट भी एस्टेरॉयड के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है। तो फिर रास्ता कैसे बदला? यहीं पर मोमेंटम एनहांसमेंट प्रभाव काम आता है। मोमेंटम एनहांसमेंट? हाँ, जब डार्ट टकराया तो वो सिर्फ एक सीधी टक्कर नहीं थी। उस भयानक टक्कर से एस्टेरॉयड की सतह से लगभग 10 लाख किलोग्राम से अधिक मलबा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इजेक्टा कहते हैं, वो अंतरिक्ष में बाहर की तरफ फैला। बाप रे, 10 लाख किलोग्राम मलबा, मतलब हमने उसी के टुकड़ों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। और जब ये इजेक्टा तेजी से बाहर निकला तो उसने एक रॉकेट एग्जॉस्ट की तरह काम किया। जैसे रॉकेट से गैस नीचे निकलती है और रॉकेट ऊपर जाता है ना? उसी तरह इस मलबे ने एस्टेरॉयड को विपरीत दिशा में एक अतिरिक्त धक्का दिया, जिसे रिकॉइल कहते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। हाँ, और इसी रिकॉइल ने टक्कर के प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन एक सवाल है। हाँ जी। अंतरिक्ष में तो कोई जीपीएस है नहीं। हाँ, वैज्ञानिकों ने ये कैसे मापा कि कक्षा सच में बदली है, वो भी इतने सटीक तरीके से? इसके लिए उन्होंने 22 स्टेलर ऑकल्टेशन घटनाओं के डेटा का इस्तेमाल किया। स्टेलर ऑक्यूल्टेशन मतलब जब कोई तारा छुप जाता है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में ऐसे 22 इवेंट्स को ट्रैक किया और रोशनी छुपने के समय में सिर्फ 0.15 सेकंड के बदलाव को भी माप लिया। सिर्फ 0.15 सेकंड? ये तो तकनीक का चरम है। और यही काइनेटिक इम्पैक्टर रणनीति भविष्य में पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए सबसे अहम होने वाली है। एकदम सही। खैर, अंतरिक्ष से पृथ्वी के खतरों को टालने के बाद अब थोड़ा अपनी डिजिटल दुनिया की बात कर लेते हैं। वहां भी खतरे कम नहीं है। हाँ, साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। और 11 मार्च को UIDAI ने आधार के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए अपना बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। ये बहुत ही शानदार कदम है। अगर आप देखें तो ये हमारी सुरक्षा नीति में एक बड़ा शिफ्ट है, प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय सुरक्षा की ओर। मतलब अब हम हमले का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम खुद कमियां ढूंढ रहे हैं। इसमें हैकरवन या बग क्राउड पर जो टॉप 100 भारतीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता हैं उन्हें बुलाया गया है। और मजे की बात देखिए, अगर कोई क्रिटिकल खामी खोज लेता है तो उसे 2 से 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये जरूरी भी है, क्योंकि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है। ये हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT और UPI की पूरी रीढ़ है। इसे सुरक्षित रखना सबसे अहम है। सही बात है। लेकिन जहां हम अपने डेटा को बचाने में लगे हैं, वहीं 16 मार्च 2026 को मेटा, मतलब जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वो कुछ और ही कर रही है। आप मोल्टबुक के अधिग्रहण की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेटा ने मोल्टबुक को खरीद लिया है। इसके संस्थापक नेड फ्लेट और बेन पार हैं और अब ये मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स में शामिल होगा, जिसे यान लेकिन लीड कर रहे हैं। मोल्टबुक का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। अलग? ये डरावना है।
ये एक एआई एजेंट सोशल नेटवर्क है, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जहां इंसान नहीं, बॉट्स आपस में बात करते हैं और कोड शेयर करते हैं। इसे एजेंटिक एआई कहते हैं। और रुकिए, सबसे हैरानी की बात, इसके संस्थापक ने दावा किया है कि उन्होंने इसका आर्किटेक्चर बनाने के लिए कोड की एक सिंगल लाइन नहीं लिखी, वाइब कोडिंग का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने बस क्लॉड नाम के एआई सहायक को निर्देश दिए हैं। बस निर्देश दिए और पूरा नेटवर्क बन गया। मतलब एक ऐसा सोशल नेटवर्क जहां सिर्फ बॉट्स बात करते हैं और इंसान ने कोड नहीं लिखा। ये जितना शानदार है, उतना ही डरावना भी लग रहा है मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि ये डरावना क्यों लगता है, लेकिन इसे इस तरह देखिए। एक तरफ हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत आधार जैसे इंसानी डेटा को बग बाउंटी से सुरक्षित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एआई खुद स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। हाँ, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। मोल्टबुक दरअसल बॉट फोबिया को दूर करने का एक तरीका है। ये एक स्थापित डायरेक्टरी के जरिए ये तय करता है कि कौन सा बॉट सही है और कौन सा नहीं। ये तकनीक के एक बिल्कुल नए युग का संगम है। ये तो है, लेकिन इन भारी भरकम एआई और विशाल सर्वर वाले डिजिटल नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए ना। बिल्कुल, बिना बिजली के कोई एआई नहीं चल सकता। और यहीं से हम अपनी अगली खबर पर आते हैं, जहां भारत ऊर्जा के भविष्य में नेतृत्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 10वां स्थापना दिवस था अभी। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने जो आंकड़े दिए हैं, वे बहुत ही इंप्रेसिव हैं। हाँ, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 136 गीगावाट्स तक पहुंच गई है। मतलब हमारी कुल नवीकरणीय ऊर्जा का सीधा 50%। और यह 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन के हमारे बड़े लक्ष्य का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी चीजें शामिल हैं, जो 1 करोड़ घरों को टारगेट कर रही है। और पीएम कुसुम योजना है, जो पूरे कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने के लिए है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि नीतियां बदल रही हैं। कैसे? अब सरकारी नीतियां नागरिकों को सिर्फ उपभोक्ता नहीं मान रही, बल्कि उन्हें सक्रिय ऊर्जा उत्पादक बना रही हैं। आप अपने घर पर बिजली बना रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट श्रोताओं को जरूर नोट करना चाहिए। हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहे अब। बिल्कुल। और इसका असर देश के बाहर भी दिख रहा है। बिल्कुल। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके 125 सदस्य देश हैं। भारत इसके जरिए ग्लोबल साउथ के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और इसी सामरिक ताकत का एक और उदाहरण हमें मेडागास्कर में दिखा। हाँ, चक्रवात राहत वाला मिशन। 31 जनवरी को मेडागास्कर में फाहिंदिया चक्रवात आया, फिर फरवरी में गेजानी आया। बहुत तबाही हुई और भारत ने तुरंत 30 टन सहायता सामग्री भेज दी। इसमें 12 टन चिकित्सा आपूर्ति थी और 18 टन आपदा राहत सामग्री। और ये सब भारतीय वायुसेना के विशाल C-17 ग्लोब मास्टर विमान से सीधे उनकी राजधानी अंटनानारारिवो भेजा गया। इसे कहते हैं बड़ी तस्वीर देखना। एक तरफ हम घर में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी सॉफ्ट पावर और सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता दिखा रहे हैं। एकदम सही। और सागर पहल जो है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर इतना मजबूत होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश के भीतर हमारी वित्तीय सेहत और शासन प्रणाली एकदम दुरुस्त रहे। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और शासन प्रणाली की इसी सेहत को मापने के लिए 11 मार्च को नीति आयोग ने अपना राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 लॉन्च किया है। ये इसका दूसरा संस्करण है। इसमें एक बहुत अच्छा बदलाव ये किया गया है कि 10 उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को अब एक अलग ट्रैक में रखा गया है। ये तो जरूरी भी था। पहाड़ी राज्यों की चुनौतियां अलग होती हैं। अगर रैंकिंग की बात करें तो 18 प्रमुख राज्यों में उड़ीसा लगातार दूसरे साल टॉप पर है। पंजाब इस लिस्ट में सबसे नीचे है। वहां गंभीर राजकोषीय तनाव दिख रहा है। देखिए, ये जो पैरामीटर्स है ना, जैसे व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक या ऋण सूचकांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत के कुल सरकारी कर्ज का लगभग 1/3 हिस्सा राज्य सरकारें ही प्रबंधित करती हैं। अगर वो अपना जीएसटी आधार नहीं बढ़ाएंगी या तार्किक व्यय नहीं करेंगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? सही कहा। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ संवैधानिक प्रशासन का सुचारू रूप से चलना भी बहुत जरूरी है। 12 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल में एक अहम नियुक्ति हुई। आर.एन. रवि जी की नियुक्ति? हाँ, पूर्व आईबी अधिकारी आर.एन. रवि ने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इससे पहले वे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। उन्होंने सीवी आनंद बोस जी की जगह ली है, जिन्होंने 5 मार्च को इस्तीफा दे दिया था।
यहाँ पॉलिटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक सीधा सवाल बनता है। अनुच्छेद 159। बिल्कुल। इसी अनुच्छेद के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने राज्यपाल को शपथ दिलाई। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थीं और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने इसका बहिष्कार किया। तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि नीति आयोग का डेटा जो वित्तीय अनुशासन लाता है और राज्यपाल की नियुक्ति जैसी संवैधानिक प्रक्रियाएं, ये सब मिलकर देश के भीतर एक स्थिर ढांचा बनाते हैं। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति की इन भारी चर्चाओं के बाद चलिए अब प्रकृति की एक बेहद खूबसूरत और अप्रत्याशित घटना की ओर चलते हैं। ये मेरी पसंदीदा खबर है आज की। गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर एक दुर्लभ पक्षी देखा गया है, अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर। ये एक छोटा सा नीले और सफेद रंग का मक्खीमार पक्षी होता है। इसके रंग तो कमाल के होते हैं। चमकीला नीला रंग, चेहरा और सीना एकदम काला और पेट साफ सफेद। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि ये पक्षी आमतौर पर उत्तर पूर्वी एशिया मतलब जापान, कोरिया या चीन में प्रजनन करता है। हाँ, और इसे 8 मार्च 2026 को पावागढ़ में देखा गया। मतलब ये अपने सामान्य प्रवास मार्ग से पूरी तरह बाहर था। भटका हुआ मुसाफिर। और मजे की बात तो सुनिए, लोग इसे ढूंढ भी नहीं रहे थे। ये किसी बर्ड वॉचिंग अभियान में नहीं दिखा। तो फिर कैसे दिखा? वन विभाग की टीम वहां बीज इकट्ठा करने, सीड कलेक्शन के लिए गई थी और अचानक ये दुर्लभ मेहमान उनके सामने आ गया। अरे वाह! और अच्छी बात ये रही कि इसके असामान्य व्यवहार के कारण, मतलब ये आराम से जंगल में वापस चला गया, तो इसकी बहुत स्पष्ट तस्वीरें ली जा सकी। ये खोज बहुत अहम है। ये बताती है कि स्थानीय जैव विविधता कितनी महत्वपूर्ण है और शायद पावागढ़ पहाड़ी प्रवासी पक्षियों के लिए एक अप्रत्याशित रेस्टिंग जोन का काम कर रही है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें, हाँ, अगर हम सब कुछ एक धागे में पिरोएं, तो देखिए, नासा द्वारा एक पूरे एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने से लेकर मेटा के एआई बॉट्स तक, फिर भारत की सोलर और कूटनीतिक पहलें और नीति आयोग के कड़े नियम और अंत में एक छोटे से दुर्लभ पक्षी का रास्ता भटकना, ये सब हमारी दुनिया की जटिलता को दिखाते हैं। एकदम सही। और इस जटिलता को देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या विचार? आज हमने देखा कि इंसान की तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि हम अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड की दिशा मोड़ सकते हैं। हमारा एआई हमारे बिना ही अपने खुद के नेटवर्क बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच वो छोटा सा भटका हुआ अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर पक्षी हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी का अपना इकोसिस्टम कितना विशाल और रहस्यमय है। सही बात है। तो आज का बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जैसे जैसे हमारी तकनीक अंतरिक्ष और एआई की गहराइयों में जा रही है, क्या हम अपने ही ग्रह की बुनियादी जैव विविधता और प्रकृति के उन अदृश्य रास्तों को समझने में कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और नई चीजें सीखते रहें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।